पहले ये डाउट देख लेते हैं जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था करने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व बताना है। एक इलिप्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, और एक सर्कल दिया है। एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था जिसमें पैराबोला था, एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब वाला कर्व था। इस बार इलिप्स एक कर्व दिया है जिसके साथ सर्कल प्रेजेंट है। तो इलिप्स के ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे आप, आई थिंक आपने किया होगा। पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम करने के बाद अब मैं क्या बोलता हूँ, देखो ये कॉन्सेप्ट हम मैक्सिमा मिनिमा से भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट है आपके पास, ठीक है ना, जैसा मैंने आपको बताया था फंक्शन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ये वो पॉइंट पैरामेट्रिक करा, वो एक बार बताओ। x इक्वल टू a cos थीटा b sin थीटा होता है ना पूजा। हाँ सर। रिवाइज करना पड़ेगा, देखो ऐसे तो अपने को आएगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको कोनिक का नोट देखना पड़ेगा, इलिप्स पे पॉइंट कैसे लिया जाता है, इलिप्स बनता कैसे है, ठीक है, कंजुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, चलो ठीक है ना। तो अब पॉइंट आपने ले लिया। अब इस पॉइंट का क्या, ये वेरिएबल पॉइंट है ना, ये पॉइंट घूम रहा है पूरे इलिप्स के ऊपर, कभी यहाँ पे हो सकता है, कोई यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन होना क्या चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि जो डिस्टेंस हो वो कम से कम हो, मिनिमम डिस्टेंस हो। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। वंस आई हैव डिस्टेंस ओवर हियर, ये मेरे पास डिस्टेंस लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। अब ये डिस्टेंस को मिनिमाइज अगर करना है तो क्या मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने लगाई हुई है, ठीक है ना, रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, नो एफ ऑफ थीटा है ये कोई, इसको मिनिमाइज करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपके पास है, इसको परफेक्ट स्क्वायर करके मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। सर ये एक बार और मतलब बेटा शुरू से एक्सप्लेन करो एक बार। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला, सर स्टार्टिंग से बता सकते हो आप फिर से? एक पैरामेट्रिक पॉइंट लिया है हमने कर्व के ऊपर, उसका सेंटर से डिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ये पॉइंट आपके पास सर्कल का सेंटर -7/4,0 आ गया, ठीक है, वो डिस्टेंस हमने लगा दिया। ओके, अब ये डिस्टेंस एक फंक्शन है थीटा का, जैसे थीटा चेंज करेगा डिस्टेंस बदलता जाएगा। मुझे क्या करना है, डिस्टेंस कम से कम लाना है, तो कम से कम डिस्टेंस लाने के लिए मैं थीटा के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख लो, डी का जो बन गया है हमारे पास, एक्सप्रेशन है थीटा के अंदर। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दिस इज गिवन टू यू, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 14 कॉमन आउट लेके परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया आपके पास। अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया आपके पास, ठीक है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर में ये क्वांटिटी क्या हो सकती है, कम से कम 0 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको कम से कम करो परफेक्ट स्क्वायर को, तो कम से कम 0 आ जाएगा, तो वहां से आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सर वो -63/15 -53/16 कैसे, अरे वो कैसे हुआ, वो समझ नहीं ये पड़ी। सारा कैलकुलेशन है बेटा, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। सर वो बी स्क्वायर के बाद वाला स्टेप उन लोगों ने कैसे चेंज कर दिया, मतलब वो तो नहीं होगा ना चेंज, 63/16 होना चाहिए। हमें ये एलसीएम नहीं लोगे क्या? अरे सर उसके नीचे के नीचे, किसके नीचे के नीचे? सर उसके नीचे वो 63/16 है, फिर उसके नीचे वो 53/16 हो गया। एक मिनट चेक कर लेते ना, 7 × 16 कितना होगा, 108। 108 मतलब 14 0 18 16 × 18, ये भी आपके लिए उतना ही होना चाहिए, सेम ही होगा। यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये 7 × 16 हो जाएगा 70, 128, और यहाँ पे बन जाएगा 14 × 0, ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी। एक मिनट कैलकुलेशन मैं चेक कर लेता हूँ। 17 × 16 × 7 हो जाएगा 112, सर आपके पेन -49, 63। बेटा 63 है इधर भी, यहाँ पे भी ये 63 है आपका। हाँ सर मैं वही पूछा था, वो 53 कैसे हुआ वो समझ नहीं आता। 63 सेम, 63 एलसीएम ले लिया, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, हाँ सर। डिस्टेंस को हमने मिनिमाइज कर दिया फंक्शन ऑफ टी करके। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करके भी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, बट रेंज निकालना है आपको, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर कल हमने जो इलिप्स और सर्कल वाला जैसा क्वेश्चन किया था वैसे भी कर सकते हैं ना? ये वही क्वेश्चन है बेटा जो कल दिया था, ये नहीं हुआ है, उसी के लिए मैं दिखा रहा हूँ।
चले आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट करा था। अली असगर कोई और डाउट है क्या तुम्हारा? सर स्क्रीनशॉट लेना है एक बार, हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है एक बार। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट, एक मिनट ले लो। चले ये भी ले लो। डेस्कटॉप पे थोड़ी देर लगती है क्या बोल रहे हो? सर, डेस्कटॉप पे थोड़ी देर लगती है वैसे। सर हो गया। हो गए दोनों? हाँ चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। ये वाला क्वेश्चन ले लें, चलो लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन नाउ। x raised to power of m plus n is a raised to the power of m minus n y raised to 2n. Prove that the mth power of the subtangent varies as the nth power of the subnormal. Give a try. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबटेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है। तो उसके लिए y डैश निकालना पड़ेगा, निकाल लो। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा y डैश, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट हो जाएगा y अपॉन। 2 मिनट रुको सर, 2 मिनट रुको तो सही सर। अरे मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ भाई, मैं नहीं कर रहा सर, तुम लोग ही करो करो। हाँ सर। जल्दी जल्दी कर लो, फटाफट फटाफट। मॉड्यूल में आप ड्रिल 2, ड्रिल 3, ड्रिल 4 ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। सर खाली वो पिक लेके भेज सकते हो, मतलब अभी के लिए ड्रिल 2, ड्रिल 3, ड्रिल 4। हाँ हाँ मैं भेज दूंगा, मैं आपको मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, ठीक है ना। हाँ सर, सर वो अभी जा नहीं सकते इसलिए मतलब। कोई बात नहीं बेटा, मैं भेज दूंगा। सर यस 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 साहिल, नहीं सर, कुछ नहीं। चलो मैं ही कर लूँ। नहीं नहीं, 2 मिनट रुको सर। सब तक क्या कर रहे हो? सर इधर ही हूँ। तो तुम इधर हो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? क्या करूँ? क्या कर रहे हो? अभी स्टेटस क्या है, अभी क्या कर रहे हो आजकल? सर कल तो बोला था। अभी आज क्या लिया है तुमने? अभी क्या कर रहे हो? मतलब मान लो क्लास चल रहा है, इसके बाद कोई और भी क्लास होगा, तो क्या करोगे क्लास के दौरान? समझने का ट्राई। सर हेलो यस बेटा। सर, मेरा सब टेंजेंट 2nx into a raised to m minus n upon m plus n आ रहा है। ओके, तो उसका अब बोला है mth पावर सब टेंजेंट का और nth पावर सब टेंजेंट का। अगर इनका रेशियो ले लेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। नहीं सर, मेरा y स्क्वायर का टर्म बन रहा है उसमें, दोनों के रेशियो में भी। अच्छा चलिए देख लेते हैं, y डैश कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सर m लॉग प्लस n, लॉग लॉग लेके सर लॉग लेके ही तो करते हैं कर कि सकते नहीं? हैं, कर सकते हैं, लॉग लेके भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं हो सकती। 2n y की पावर 2n माइनस 1, सही है ना, dy बाई dx, यही है। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाएगा y बाय y डैश, y अपॉन y डैश। अब y डैश मेरे पास कितना है, m प्लस n x की पावर m प्लस n माइनस 1
इंटू यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये ऊपर चला जाएगा बाकी का जो एक्सप्रेशन है, ए की पावर m माइनस एन 2n y की पावर 2n माइनस 1, सही है ना। और एक नीचे, ओके हाँ सही है, ये बिल्कुल ठीक आ गया, m प्लस एन ये आ गया और ये ऊपर वाला टर्म इधर आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a की पावर m माइनस एन आ गया और 2n आ गया और y की पावर 2n आ गया अपॉन m प्लस एन आ गया, x की पावर m प्लस एन माइनस 1 आ गया, सही है ना। सर y की पावर 2n माइनस 1 आएगा ना। और एक y भी तो है इधर बेटा। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y इंटू वाई डैश आ जाएगा, y इंटू वाई डैश क्या है, m प्लस एन है ना, x की पावर m प्लस एन माइनस 1 अपॉन a की पावर m माइनस एन 2n y की पावर 2n माइनस 1, सही है ना। ये y वाई डैश आ गया। अब बोला क्या इसने क्वेश्चन में, बोला है mth पावर ऑफ सब टेंजेंट, तो सब टेंजेंट की पावर m पावर है, इसकी पावर m को रेस कर देते हैं हम, अच्छा हाँ सर फिर तो आ गया। एंड द nth पावर ऑफ सब नॉर्मल की पावर n कर देते हैं हम। इनका रेशियो लेना है, जब आप रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो mth पावर ऑफ सब टेंजेंट अपॉन nth पावर ऑफ सब नॉर्मल, है ना। अगर इनका रेशियो लेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम रीराइट कर लेते हैं, इसको ध्यान से देखना। दिस इज गोना बिकम a रेज टू पावर ऑफ m माइनस n पावर m 2n की पावर m y की पावर 2nm, और ये वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा, a की पावर m माइनस n की पावर m 2n की पावर, सर ये n है, दिस इज n फॉर यू, नॉट m, दिस इज n, इसको n लिखा है हमने, है ना। तो यहाँ पे n आएगा, 2n की पावर n आएगा और y की पावर 2n माइनस 1। अच्छा ये एक पावर और कट जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं पीछे लिखते हैं इसको, यहाँ थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा, इतना नोट कर लो आप, इसके बाद में सिंप्लीफाई करता हूँ उसको। सॉरी ये वो ऊपर वाले का सिंपलीफाई कर रहा है ना, पावर मैं m पूरा एक साथ ही लिख रहा हूँ, अब रेशियो लिख रहा हूँ सीधा, ठीक है ना। मैं रेड में जो लिख रहा था वो रेशियो लिख रहा था डायरेक्टली। सर वो किन दोनों का रेशियो ले रहा था, लेस p की पावर m बाय एल एस n की पावर n का। यस, तो लिख लिया आपने। सर हेलो सर। यस अलियस सर, यस 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 अलियस सर, सर वो लिखना बाकी है। निकाल लो, डिफरेंशिएट ही क्या है, कुछ नहीं किया ज़्यादा, कर लोगे आपसे डिफरेंशिएट हो जाएगा। सर पर चेक करना। निकाल तो लो, पहले लिखूंगा ना मैं भी, निकाल तो लो। चलो लेट्स राइट, क्या बोला है, mth पावर ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की पावर m, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की पावर m क्या लिखा था अभी अपन ने, ये लिखा हुआ है y अपॉन y डैश की पावर m, तो y अपॉन y डैश जो हमने अभी लिखा था वो ये लिखा था m प्लस n x की पावर m प्लस n माइनस 1, और नीचे था e की पावर m माइनस n, और था, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, सर ये तो कुछ था ही नहीं, उल्टा लिख दिया, मतलब नहीं, ये नीचे था, ये नीचे है, ये डिफरेंशियल नीचे आएगा, y की पावर में यहाँ पे था आपके पास, हमने जो लिखा था 2n था, वो इधर 2n था, और a की पावर m माइनस 10 था,
और नीचे आपके पास था m प्लस एन इंटू एक्स की पावर m प्लस एन माइनस 1, ठीक है ना, और ये पावर में m था, सही है। अपॉन चेक कर लो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की पावर n, ये रेशियो है y y डैश की पावर n, ये क्या हो जाएगा y इसको थोड़ा इधर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आ जाएगा y की पावर 2nm 2n की पावर m a की पावर m माइनस n की पावर m, है ना, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें क्वेश्चन में है ही नहीं, सिर्फ एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करना है। x की पावर m प्लस एन माइनस 1 की होल पावर m। अब नीचे जो आपने लिखा हुआ था, नीचे क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में, अच्छा इधर देखो कुछ सिंप्लीफाई कर पा रहे हो क्या आप, यहीं पे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो काम कम हो जाए। देखो क्या लिखा है, x की पावर m प्लस एन, ठीक है ना, और a की पावर m माइनस एन, y की पावर 2n लिखा है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो आप, फिर देखते जाओ, y की पावर 2n को अगर मैं चाहूँ और a की पावर m माइनस एन, इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ काट के, x की पावर m प्लस एन लिख सकता हूँ, और ये m प्लस एन माइनस 1 कटेगी तो ये सीधा x आ जाएगा। तो इतना ये सिंप्लीफिकेशन पहले ही कर ले हम, तो सीधा सीधा बन जाएगा मेरा x की पावर m अपॉन, और यहाँ पे बन जाएगा x की पावर m, और यहाँ पे बन जाएगा 2n की पावर m, और नीचे m प्लस n की पावर m। सर ये क्या करा है, नहीं समझ आया। ये देखो हमने क्या करा, कर्व से ही चीजें रिप्लेस कर दी। x की पावर देखो m प्लस एन किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, a की पावर m माइनस एन और y की पावर 2n, तो ये जो दो टर्म्स है इसको सीधा रिप्लेस कर दिया x की पावर m प्लस एन से, ठीक है ना, और नीचे कट आउट कर दिया इसको, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। वैसे ही मैं अभी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लिख चुका हूँ, अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में क्या जाएगा, यहाँ पे आपके पास लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन रहा था, ये बन रहा था m प्लस एन x की पावर m प्लस एन माइनस 1 इंटू वाई अपॉन a रेस टू द पावर ऑफ m माइनस n 2n y की पावर 2n माइनस 1 बन रहा था, ठीक है, और ये पावर n में दिया हुआ है। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर सकते हो कि आप a की पावर m माइनस n एक y से मल्टीप्लाई एक y से डिवाइड कर दो आप, सर वाई स्क्वायर एम प्लस एन बाई एक्स आ जाएगा ना फिर। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, लो सर, ठीक है ना। तो ये भी कट जाएगा, नीचे का x बच जाएगा आपके पास सिंपली। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास, m प्लस एन की पावर n y की पावर 2n अपॉन, देखो ये नीचे क्या बचा हुआ है, x की पावर n बचा है और 2n की पावर n बचा है, यस बेटा, ठीक है ना। फाइनल 2n बाय m प्लस एन रेस टू m प्लस एन ए रेस टू 4m आ रहा है, मतलब x और y में कुछ भी नहीं आ रहा है। x और y में कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, x की पावर n ये है, x की पावर m ये है, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, x की पावर m प्लस n बन जाएगा, और ये y की पावर 2n इधर जाएगा, तो नीचे y की पावर 2n बन गया। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किससे रिप्लेस हो सकता है, a की पावर m माइनस n से। फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, a की पावर m माइनस n 2n की पावर m, ठीक है ना, और ये 2n की पावर n है, तो 2n की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, m प्लस n की पावर m प्लस n। ओके, सो आई थिंक दिस इज योर फाइनल आंसर, इसको नोट कर लेंगे, एंड दिस कांस्टेंट है ना। ऊपर अपन को वो प्रूव करना है, वो कम मतलब कैसे प्रूव प्रूव हो गया ना, mth पावर ऑफ सब टेंजेंट और nth पावर ऑफ सब नॉर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा होता है ना, x अपॉन y इज कांस्टेंट, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये कांस्टेंट है वैसा। है ना। हाँ सर, मतलब सर जो फाइनल क्वांटिटी है इन दोनों का रेशियो लेने पे वो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट है, वो रेशियो कांस्टेंट है, इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, रेशियो हाँ कांस्टेंट है।
सर 1 मिनट रुको, लिखना बाकी है। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, वो लॉग ले लेते तो फास्ट हो जाता, मतलब छोटा product बनता। छोटा बन जाता। हाँ सर। ठीक है, लॉग ले लें आप भाई, दोनों साइड लॉग ले लें। अगर लॉग लेते तो उधर साइड प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ता ना। ना ना ना, नहीं लगाना। वो कांस्टेंट ही रहता। हाँ सर, वो तो कांस्टेंट ही रहता। हाँ सर, लॉग से जल्दी होता है शायद। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कर दोगे ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, टेंशन नहीं है। हाँ सर। चलें आगे। सर रुको 1 मिनट। रुको रुको। रुके रुके। सर वो वाई डैश में क्या किया, एक बार और बताओ। हेलो किसमें किसमें? सर, वो वाई डैश में हमने क्या सिंप्लीफिकेशन किया? वाई वाई डैश के अंदर भी सेम सिंप्लीफिकेशन करा, y से एक मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो पूरा पावर y की 2n पावर बना, और फिर वो y की 2n पावर बनने के बाद a की पावर m माइनस n के साथ मिला के x की पावर m प्लस n से रिप्लेस हो गया। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर ठीक है सर, मतलब 1 मिनट रुको, हाँ लिखना बाकी है। जल्दी जल्दी लिखो लिया, जल्दी लिखो। सर 1 मिनट, लास्ट स्टेप ही। सर हो गया। यस, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। आई थिंक ये कर लोगे आप अब। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग ऑन टू इज मोनोटोनिसिटी। ठीक है ना? नाउ व्हाट डू आई मीन बाय मोनोटोनिसिटी? मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है? जैसे नेम सजेस्ट, मोनोटोनस मतलब एक तरीके का ही, जिसका बोल सकते हैं चेंज ना हो नेचर। तब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मोनोटोनिसिटी में क्या पढ़ने वाले हैं? तो तरीके के फंक्शंस होते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। तो एक फंक्शन ऐसा है जो सिर्फ बढ़ रहा है, इसको बोला जाता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्या बोला जाता है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये घटेगा ही नहीं, सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। दूसरा फंक्शन अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसको क्या बोल सकते हैं? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। देखो ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट, ये फंक्शन मोनोटोनस नहीं है, दिस इज नॉट monotonically increasing or decreasing, this is both increasing and decreasing। मतलब ये बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, फिर बढ़ भी रहा है। अच्छा, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन कांस्टेंट हो रहा है। जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये हमेशा बढ़ता जाता है, हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। और बढ़ता है और कहीं कांस्टेंट रहता है तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे रहता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ये तो ग्राफिकली हम चीजों को देख रहे हैं कैसा दिखता है। दिस इज नॉट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ध्यान रखना, दिस इज ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। monotonically increasing means always increases, it's not constant for a given interval, okay, it's increasing only। चलिए, so let's understand this further। अब इसको थोड़ा डेफिनेशन से समझेंगे, ये तो लेमैन की टर्मिनोलॉजीज थी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है? A function fx is strictly increasing in an interval if f dash x is greater than 0 and f dash x is 0
एट अ पॉइंट नॉट एन इंटरवल। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हम निकालें वो हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक है, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स कहीं जीरो होता है तो वो किसी एक पॉइंट पे होगा, लेकिन इंटरवल पे नहीं होगा, किसी पॉइंट पे होगा। पॉइंट पे हो रहा है मतलब क्या होता है? देखो, एफ डैश एक्स जीरो होने का मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे, ध्यान से समझना। देखो, अब जैसे अगर आप यहाँ ग्राफ देखोगे, दो तरीके के इंक्रीजिंग फंक्शंस मैंने बनाया। यस बेटा, यस पूछो। सर ऐसे एफ डैश एक्स ऐसे कोई वैल्यू आए, मतलब 1 2 3 या वैसे मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो भी वैसा ही होगा? बिल्कुल, एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या है? कुछ भी पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए, फिर वो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, ये इंडिकेट करेगा कि फंक्शन बढ़ रहा, फंक्शन इट्स इंक्रीजिंग, फंक्शन बढ़ रहा है, इसकी हाँ, टेंडेंसी बढ़ने की है। ठीक है, मतलब वो अपन साइन, सर साइन इनवर्स एक्स को अपन बोलते थे ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को। अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। अब हाँ अंडर सर। रूट के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो वो क्वांटिटी आप एक्स की कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉजिटिव ही देगा आपको। हेलो हेलो ठीक है, यस साहिब, हेलो। अरे सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी बीच में। क्या बात करें, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, मतलब मेरा नेटवर्क स्लो है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अगर x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा होगा। ठीक है, ये सारा का सारा सबने नोट कर लिया ना? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसके 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। सर सर सिक्स्थ वाला बाकी है सर। लिख लो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसके बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का पॉइंट है क्या है? अगर x1 x2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कम होगी, जैसे हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन की वैल्यू घटती जाती है। ठीक है, और 8th वाली जो है वो फंडामेंटल डेफिनेशन है, 8th वाली है, एफ ऑफ ए माइनस एच बड़ा होना चाहिए एफ ए से, और एफ ऑफ ए बड़ा होना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच से। नेक्स्ट 10th पॉइंट हम क्या बताना चाह रहे हैं? अगर एक फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव होगा। जैसे सर कि ये 9। वाला हमने ग्राफ देखा, रुको रुको, जैसे ये देखा, याद है? ये एफ डैश एक्स यहाँ जीरो हो रहा है, टेंजेंट खींचा, स्लोप जीरो के बराबर है, यहाँ पे टेंजेंट खींचा, स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ टेंजेंट खींचा, स्लोप नेगेटिव, यहाँ टेंजेंट खींचा, स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, ये जीरो है, फिर पॉजिटिव। सही है, समझ आ रहा है? सर हेलो तुम क्रिस्टल क्लियर है चीजें? यस साहिल। हाँ सर, सर। हम एफ ऑफ, जैसे आपने लिखा है ना, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 होगा। बिल्कुल, पर सर हमको तो मतलब पहले तो हमको एफ डैश की बात करनी चाहिए ना, कि एफ डैश ये x1। सारी प्रॉपर्टीज है। अगर हमने फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बना दिया, बता दिया, उसके बाद हम ये यूज करके इनइक्वालिटीज को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है ना, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है। नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, पर हमको तो एफ डैश x1 लेस देन एफ डैश x2 होना चाहिए ना। ये कंक्लूजन है इसका, ये कंक्लूजन है। दिस इज अ कंक्लूजन व्हिच इज ड्रॉन आफ्टर सेइंग दैट द फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ से देखो ना आप, कोई भी x1 उठा लो, कोई भी x2 उठा लो ना आप, ये x1 है, ये x2 है, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 है और ये फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x2 है। तो अब अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 तो बड़ा है ना, लेकिन समझ सर रहे हो? एफ डैश भी तो पढ़ा है। एफ डैश की वैल्यू हमें कोई लेना नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव से हमें सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। उसके बाद जो हम कंडीशन यूज करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि अगर x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 छोटा होगा f ऑफ x2 से, इनइक्वालिटी रिवर्सेस। ठीक है, हाँ सर। दर्द नहीं पहचान पा रहा हूँ मैं, क्या दर्द है? कुछ नहीं सर। ठीक है ना, तुम कह रहे हो कि एफ डैश की वैल्यू x1 और x2 पे, बेटा वो हम नहीं बता सकते एफ डैश की वैल्यू x1 और x2 पे क्या होगी, वो डिपेंड करेगा फंक्शन किस तरीके से बढ़ रहा है, कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है।
ठीक है, हाँ सर। एफ डैश की वैल्यू कैसे बताएंगे अपन। नेक्स्ट, अब एफ ऑफ ए जो है वो ए माइनस एच से बड़ा है और एफ ऑफ ए जो है वो ए प्लस एच से भी बड़ा है। मतलब कुछ ऐसा ग्राफ है, देखो ए माइनस एच मतलब एक छोटा वैल्यू ए से, ए प्लस एच मतलब ए से एक बड़ा वैल्यू, उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो ए से दोनों में छोटी आ रही है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। मतलब फंक्शन या तो बढ़ रहा है फिर घटना शुरू कर रहा है, या तो घट रहा है फिर बढ़ना शुरू कर रहा है। इज इट क्लियर। देखो ये कंडीशन किसकी होती है वो भी मैं प्रिसाइसली बताऊं आपको। अगर ए की वैल्यू ए माइनस एच से बड़ी है और ए की वैल्यू ए प्लस एच से बड़ी है, तो ये फंक्शन की ए पे क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसको एक्सट्रीमम बोला जाता है। मैक्सिमम बोला जाता है या एक्सट्रीमम बोला जाता है। अब अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो ए माइनस एच से छोटी है और एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए प्लस एच से भी छोटी है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो x इक्वल टू ए पे क्या आ जाएगी, मिनिमा आ जाएगी, मिनिमा या मिनिमम वैल्यू, सर ये नहीं समझ आया 11 पॉइंट। या एक्सट्रीमम बोलते हैं इसको। सर यस बेटा। सर 11 वाला पॉइंट खाली वापस समझाओ। 11th वाला देखो यहाँ पे हमने बनाया है, क्या बनाया है, एक ग्राफ बना लिया है। ये ग्राफ क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ए प्लस एच पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो ए से बड़ी है और ए माइनस एच पे जो है वो ए से छोटी है। ए प्लस एच पे भी ए से छोटी है, ए माइनस एच पे भी ए से छोटी है, तो ए पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये हम कैसे कंक्लूड कर रहे हैं पता है, सर वैसे जरूरी है। हाँ बिल्कुल कंपल्शन है, ऐसा ही होगा। क्यों, उसके पीछे रीजन सर है। मतलब हेलो यस 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 बेटा। सर मतलब एग्जैक्ट इतनी होगी वो कैसे पता चला, वो समझ नहीं पड़ रही, मतलब उधर ही मैक्सिमम क्यों हो रही है। क्योंकि ए से पहले और ए से बाद में जो वैल्यूज है वो कम है ना। अरे हाँ सर आ गया पूरा आ गया। ठीक है सर यस बेटा बताओ। सर अगर हम लोग ग्राफ वो वाला, वो स्टेप वाला आपने बताया था वो वाला ले, तो उसमें नहीं निकाल सकते ना। उसमें तो मोनोटोनिक है ही नहीं ये फंक्शन, ये कांस्टेंट है, इधर इधर भी कांस्टेंट है। सर तो वो भी तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ना, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे तो कांस्टेंट है ना, डिक्रीजिंग का और होगा। सर हेलो हेलो घटनी चाहिए ना वैल्यू। कंडीशन आप देखो ना क्या लिखा है, बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है यार। ये तो लिखा है ए की वैल्यू ए माइनस एच से बड़ी, ए की ए प्लस एच से बड़ी है, तो ए पे मैक्सिमम ही आएगी। बीच में एकदम बोल सकते हैं ना, ये तो टावर बन जाएगा बीच में। हाँ सर सही हेलो। यस साई। और सर आपने बोला ना मोनोटोनिक नहीं है, पर सर ये भी कम मोनोटोनिक है, ये तो सिर्फ इंक्रीजिंग है ना। ये मोनोटोनिक नहीं है, ये तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ है। हाँ तो सर आपने बोला ना कि जैसे ताहिर ने बोला ना सर, वो वाला ग्राफ था जिसमें कांस्टेंट हो जाता है। वो और ये अलग है, वो इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अरे हाँ आप समझ में आया। कंफ्यूज मत हो यार, एकदम सिंपल सी चीजें हैं तो बहुत। चलिए आगे चलते हैं। सर वो आईओ हाँ अभी आयो है क्या है भाई, कहीं बढ़ रहा है फंक्शन तो वो इंटरवल ऑफ इंक्रीज कहलाता है। किसमें बढ़ा, IOD मतलब इंटरवल ऑफ डिक्रीज, कहाँ पे फंक्शन घर मतलब गिर गया, कहाँ पे घटा फंक्शन का वैल्यू। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कोई कर्व है मेरे पास, ऐसे कुछ कर्व है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में बोला है, तो ए से लेके बी तक मैंने ऑब्जर्व करा, बी एक ऐसा पॉइंट था जहाँ डिफरेंशियल 0 हो गया, तो मैंने बोला ए से बी के बीच में फंक्शन बढ़ेगा। सर ये फिर ये पॉइंट सी है, फिर मैंने बोला कि भाई बी से सी में तो फंक्शन घट रहा है, तो बी से सी जो वैल्यू होगी वो ऐसा इंटरवल होगा जो इंटरवल ऑफ डिक्रीज कहलाएगी। फिर सी से डी एक ऐसा इंटरवल होगा जिसमें फंक्शन फिर बढ़ रहा है, तो सी से डी फंक्शन फिर ऐसा कहलाएगा कि सी टू डी इज एन इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो ये इंटरवल ऑफ इंक्रीज कहलाएगी। इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज नथिंग बट द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंटरवल ऑफ डिक्रीज इज द इंटरवल इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग। जैसे नाम लिखा है वही उसको सजेस्ट कर रही है चीज। ठीक है चलें आगे। सर वो नीचे वाला लिखना बाकी है। लिख लो सारा का सारा लिखो, जल्दी जल्दी लिखो।
चले सर एक ही मिनट। ये नोटेशन लिख लो, आई और IOD, इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज। अब ये इंटरवल्स को ढूंढते कैसे, ये भी बहुत आसान है। फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट कर लेंगे और dy/dx की साइन चेक कर लेंगे। जहां पॉजिटिव साइन होगी वो इंटरवल ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, जहां नेगेटिव साइन होगा वो इंटरवल ऑफ डिक्रीज हो जाएगा ना। सर हो गया। pretty easy। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स सी दिस। ये अभी हम आगे जो डिस्कशन करके है वो यही कंक्लूजन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब डिफरेंशिएट करो तो किसी पॉइंट पे 0 चलेगा, बाकी सब जगह सेम साइन होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसमें देखेंगे तो सिर्फ ये इंक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि बढ़ा फिर कांस्टेंट है फिर बढ़ा, तो f' जो है वो 0 हो गया एक इंटरवल के अंदर, एक पॉइंट पे नहीं, पूरे इंटरवल में 0 है। सर तो ये मोनोटोनिक तो नहीं होगा ना? नहीं होगा ना, मोनोटोनिक नहीं होगा ना ये। हाँ। मोनोटोनिक का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का दूसरा नाम मोनोटोनिक है, इसको बोला जाता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब मोनोटोनस, उसका एक ही नेचर है, बदल नहीं रहा वो नेचर। बढ़ना है तो वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं कहीं भी। अब f' कहीं 0 हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि फंक्शन ने बढ़ना कम बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन जितना बढ़ सकता था कॉनकेव अप में उतना बढ़ चुका है, अब ये कॉनकेव डाउन में बढ़ेगा। कॉन्केविटी चेंज हो रही है फंक्शन की, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। देखो f' 0 आ जाता है तो तुम्हारी आंखें ऐसी बड़ी नहीं हो जानी चाहिए, तो फंक्शन f' 0 आ गया मतलब फंक्शन कांस्टेंट हो गया, ऐसा नहीं है। f' 0 का मतलब हर क्वेश्चंस में अलग अलग होगा। अगर एक पॉइंट पे 0 हुआ f' मतलब वहाँ कॉन्केविटी चेंज हो गई, अपवर्ड से डाउनवर्ड कॉन्केव या डाउनवर्ड से अपवर्ड कॉन्केव हुआ। अगर f' 0 आ गया किसी एक इंटरवल में तो पता चला कि फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब जो तीसरा वाला है इसमें भी f' 0 हो रहा है किसी एक पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले f' का साइन देखे तो पॉजिटिव है, उसके बाद f' का साइन देखे तो नेगेटिव है। इज इट क्लियर? सर यस यस सर बेटा। सेकंड वाला मोनोटोनिक है? नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है बेटा। मोनोटोनिक का मतलब है सिर्फ बढ़ना ही चाहिए, कहीं कांस्टेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बार बार यही मैं बता रहा हूँ, मोनोटोनिक का मतलब ये है द फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग and if f' is becoming 0 only permissible at a point not in an interval। सर वो दूसरे लिखा वाले ना आप लोगों ने, ये लिखा कि नहीं लिखा? डेफिनेशन इतनी बार लिखवा रहा हूँ मैं, ये देखो लिखा है ना। पहली जो डेफिनेशन आपने लिखी है, साहिल एक सेकंड, पहली जो डेफिनेशन आपने लिखी है f' is 0 at a point not in an interval, ठीक है। चलो साहिल क्या वो बताओ। सर मैं वही बोला ना, मतलब सेकंड वाले में पूरे इंटरवल में f' 0 है ना, तो इसलिए वो मोनोटोनिक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट। चलिए अब 12th पॉइंट लिखो। मोनोटोनिसिटी ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर आप मोनोटोनिसिटी की बात करते हैं तो वो तभी बात करेंगे जब वो फंक्शन के डोमेन में होगी। अगर फंक्शन वहां डिफाइंड ही नहीं है तो अपनी मर्जी से LHD RHD ये निकाल के मत बैठ जाना। हमें तो मोनोटोनिसिटी के बारे में तभी डिस्कशन करना है जब वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में हो, फिर वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करे, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो या ना हो। मोनोटोनिसिटी का पर्पस क्या है? उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पीछे वाले से ऊपर होनी चाहिए और उसके बाद वाले में इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। f of a should be greater than a minus h and f of a plus h should be greater than f of a, ठीक है। only it has to be in the domain। we are not worried about differentiability at that point, we are not worried about continuity, we are not worried about limit at that point। हमें लिमिट से कंटिन्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। मोनोटोनिसिटी एक अलग चीज है। सर पर अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो डोमेन में भी तो नहीं होगा ना? कोई बात नहीं, आ जाओ दिखा देता हूँ तुमको। सर थोड़ा ऊपर। सर वो 12th लिखना बाकी है। लिख लो पहले, फटाफट फटाफट लिखो, स्टोरी बाद में करो, पहले लिख लो। तुम्हारे दर्द की दवा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। चले, let's take this now। comment on fx at x equal to a। x equal to a fx पे क्या हो रहा है आपको ये बताना है।
4 केसेस दिए मैंने आपको, चारों पे कमेंट करना है। लिख लो एक बार, फिर कमेंट करना शुरू करते हैं। ये वाली स्लाइड करना है, चारों चार ही नहीं लग रहा। क्या हुआ ताहिर? लास्ट स्लाइड कर। अब्दुल्ला नहीं लिखा क्या? जल्दी जल्दी लिखो अब्दुल्ला। करणवीर से बात करते हैं। करणवीर, कितनी नोट लिखी अभी तक तुमने? हाँ सर। कितनी नोट लिखी है? कितनी नोट लिख ली? सर लिख रहा हूँ मैं। हाँ, जो बाकी रह जरा स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो एक बार स्क्रीनशॉट में तुम कितनी नोट लिख ली है तुमने? हाँ सर लिख रहा हूँ। कितनी नोट लिखी है? सर डन। चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ध्रुव माखीजा, यस सर। 11th नोट क्या लिखवाई है? सर 11th सर, उसमें मैंने 10th नंबर दिया। एक सेकंड। अली असगर, तुम कहाँ बैठे हो यार? हाँ, घर में, मतलब रूम में मेरे। तुम्हारे रूम में तो फिर इतना ज्यादा, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल, मतलब आज वर्दी पहन के निकले हो ड्यूटी पे। अरे सर क्या बहुत ट्रैफिक की आवाज आ रही है। सर वो घर रोड के, मेन रोड के पास है इसलिए। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। सर फर्स्ट वाला नहीं है, मोनोटोन मोनोटोन। चारों कर लो एक बार, फिर डिस्कस चारों करते हैं। बोल चारों पे सर, मैं आपको चारों पे लिख रहा हूँ। हाँ, चैट में लिख दो आप। क्या हुआ ध्रुव माखीजा? यस सर। यस सर से क्या होगा? तुमको कुछ पूछा मैंने? हाँ सर। अ फंक्शन इज सर, इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। हाँ, सॉरी, ऐसा अ तो कुछ लिखा हुआ फंक्शन नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। तुमको क्या लगा तुम बैठ के मैगी खाओगे और सर को पता नहीं चलेगा? हाँ? हाँ? अली असगर ने सब बता दिया मेरे को, तुम चाय और मैगी खा रहे हो। सर वो घर पे थोड़ी है मेरे। पर तुमने लिखा क्यों नहीं? अरे सर 11th वाला आधा ही लिखा है इसलिए। सर तुम चैट देखो सर, और ग्राफ एक और बार लगाओ सर सेकंड। तुम मेरे सामने नहीं हो, नहीं तो तुमको रिमांड पे ले लेता मैं। बच गए तुम। चलिए लेट्स टेक ऑल द फोकसेस। सर 2 मिनट मैं आपको। करणवीर, तुम क्या कर रहे हो? स्क्रीनशॉट ही ले रहे हो क्या अभी तक? सर मेरे एक बार देख लो ना, चेक करो। यस सर। ओके, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बेटा हम बात नहीं कर रहे, हम मोनोटोनिसिटी की बात कर रहे हैं। सर तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है उस पॉइंट पे, तो फिर तो क्या हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनोटोनस की डेफिनेशन अलग है। उसकी डेफिनेशन क्या है? उसके आगे फंक्शन सर बढ़ना नॉन चाहिए, पीछे होगा भी, नॉन पीछे छोटा होना चाहिए, आगे बड़ा होना चाहिए। चलो पहला देखते हैं। सबसे पहला देखो। सुनो हेलो। अब साहिल सुनो, तुम, मैं बता रहा हूँ, वो सुनो। चलो, हाँ ठीक है सर। ए से थोड़ा सा आगे हम गए तो फंक्शन की वैल्यू घट गई। ए से थोड़ा पहले गए तो फंक्शन की वैल्यू घटी हुई मिली। तो दिस इज नॉट मोनोटोनस, दिस इज नॉट मोनोटोनस। नेक्स्ट बी की बात सर एक करते और बार हैं। घटिया बड़ी कैसे बता रहे हो? क्या? सर वो आप कैसे बता रहे हो? तुम्हारा सिर्फ कैसे बता रहे हो सुनाई दे रहा है, बाकी बीच की स्टोरी हमारे तक नहीं आ पा रही है। सर वो पूछ रहा है कैसे घटी या बड़ी, वो कैसे बता रहे हो ऐसा? अच्छा देखो, एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो एफ ऑफ ए से छोटा है, और एफ ऑफ ए माइनस एच जो है ये भी एफ ऑफ ए से छोटा है। सही है। चलिए सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में नीतीश ठीक है? पहला ठीक है नीतीश? हाँ सर। नेक्स्ट सेकंड में आ जाते हैं। देखो, एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो एफ ऑफ ए से छोटा है, या बड़ा है? क्या है? देखो क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो एफ ऑफ ए से बड़ा है या छोटा है? क्या है? छोटा है। नीतीश तुम बोल ही नहीं रहे हो यार।
फिर नेक्स्ट एफ ऑफ ए माइनस एच का स्टेटस क्या है बताओ? बड़ा है। एफ ऑफ ए माइनस एच तो बड़ा है एफ ऑफ ए से, तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? इसके लिए क्या बोला जा सकता है सेकंड के लिए? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्या बोल सकते हैं? सर सुनो तो सही। हेलो। यस 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 साहिब। सर देखो अभी अब है ना, जहाँ पे ओपन रखा है आपने ए माइनस एच पे, कोई भी मतलब सर देखो एक ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक ही वैल्यू आ रही है सर 2x पे। देखो अभी स्ट्रेट लाइन खींचो ना सर x के पैरेलल, देखो ना सर, मेरे को वो वही देखना पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे दो आ रही है। अरे मतलब सर वो नहीं, हम स्ट्रेट लाइन पैरेलल खींचते हैं x के। बट यहाँ पे तो ओपन है बेटा, इधर भी ओपन है इधर भी ओपन है। वाह ठीक है सर। ठीक है ना, तो ये डिक्रीजिंग आ जाएगा। सर सेम कंडीशन क्या है? एफ ऑफ ए इट इज लेस देन, ऐसे कर लेते हैं, एफ ऑफ ए is less than f of a minus h and is greater than f of a plus h. नेक्स्ट थर्ड बताओ, चलो थर्ड में आ जाते हैं। इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हाँ सर। सर खाली ये दो कंडीशन चेक करके बताना है मोनोटोनिक। यस नेक्स्ट इसमें नॉन मोनोटोनस, ये भी मोनोटोनस नहीं है ये भी मोनोटोनस नहीं है। ठीक है, चले तो हम किसी पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी कैसे बताते हैं, ये उसके लिए मैंने बताया था आपको, हाउ टू चेक मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। we are not worried about limit, we are not worried about continuity, we are not worried about differentiability. monotonicity का मतलब कुछ और है, इसकी परिभाषा कुछ और है। अली असगर क्लियर है? अली असगर यस सर। समझ आ गया जो तुम पूछ रहे थे, तुम्हारा डाउट? यस सर क्लियर है। हाँ सर। लेट्स मूव ऑन। तो नोट कर लो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सेकंड, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थर्ड, फर्स्ट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, फोर्थ नॉन मोनोटोनिक। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। नाउ मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, जब हम एक इंटरवल में मोनोटोनिसिटी की बात करते हैं उसका मतलब क्या है? तो एक इंटरवल में किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ पूछ रहा है? चलिए तब मोनोटोनिसिटी इंटरवल में कैसे देखते हैं, तो ये चीजें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। करना क्या है, dy by dx निकाल लो, ये चीजें सिर्फ लिखते चलो। dy by dx पॉजिटिव निकालो, किस इंटरवल के लिए हो रहा है, dy by dx नेगेटिव किस इंटरवल के लिए हो रहा है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी गिव्स द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। मतलब आपको क्या करना है, एक फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट कर लो, वेवी कर्व से क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लो। मान लो x1 एक पॉइंट आ गया, x2 एक पॉइंट आ गया, x3 एक पॉइंट आ गया। फिर जैसे प्लस माइनस करते थे, तो इंक्रीजिंग की इंटरवल कौन सी होगी, पॉजिटिव वाली उठा लेना, डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव वाली इंटरवल उठा लेना। ठीक है, आप बोल रहे हो उसमें सही है? नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन उठा लेते हैं, छोड़ो जाने दो इसको, फॉरगेट, आ जाओ इधर, सर वो लिखना बाकी है। बाद में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर बाद में लिखेंगे। ठीक है ना, थ्योरी लिख के कोई मतलब नहीं जब तक समझ नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स दिया हुआ है x+1 लैम्डा और x² माइनस x+3। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, जब x की वैल्यू 1 है और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। फाइंड द इंटरवल इन विच लैम्डा इज परमिसिबल फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब fx जो है वो कंटिन्यूअसली मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज होने वाला फंक्शन है, इसके लिए लैम्डा को क्या होना पड़ेगा? तो भाई अगर लैम्डा ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो होता क्या है, f ऑफ a माइनस एच जो होगा वो fa से छोटा होगा और वो f ऑफ a प्लस एच से छोटा होगा, है ना? ये होगा पहली चीज, समझ आ रहा है? फर्स्ट थिंग ऐसा होगा। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो dy by dx उसका पॉजिटिव होगा हमेशा। dy स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो dy by dx हमेशा पॉजिटिव होगा ना? हाँ सर, और वो आपने सिर्फ dy लिखा है इसीलिए। हाँ ठीक है ना, चलो dy by dx हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका dy by dx क्या है, 1 है। हाँ इसका dy by dx क्या है, 0 है। हाँ
इसका dy by dx क्या है 2x 2x माइनस टू 1 है। एक्स माइनस वन। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से समझना। अच्छा ये तो पॉइंट है, जीरो मतलब इसको हम जीरो एक्चुअली नहीं बोल सकते, तो पॉइंट है। ये dy by dx 1 आ गया, ये dy by dx 2x माइनस 1 आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो 2x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो 2x माइनस 1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। मतलब इसका जो स्लोप आ जाएगा मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव आएगा। यस और नो? समझ आ रहा है आपको? सर वो x ग्रेटर देन 1 आपने वो क्वेश्चन में से उठाया क्योंकि x क्वेश्चन में दिया हुआ है ना भाई, greater x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये डेफिनेशन चलेगी। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो डिफरेंशियल जो है 2x माइनस 1 है, तो अगर x 1 से बड़ा तो 2x 2 से बड़ा, तो 2x माइनस 1 तो 1 से बड़ा आ जाएगा। हाँ सर ठीक है। सही है ना? यस सर। ओके अब मैं क्या बोलता हूँ, अब ध्यान से समझना। तो ये चीज हमने बता दिया पहले तो भैया, dy by dx लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, मतलब 1 से 1 है, 0 से बड़ा। dy by dx इस साइड भी पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन बढ़ रहा है। अब ये वाली क्राइटेरिया हमको यूज करनी है ताकि हम इंटरवल बता पाए। तो मुझे एक चीज बताओ, f ऑफ a माइनस h मतलब a से छोटी वैल्यू, तो 1 से छोटे पे आंसर क्या है 2 है भाई। इसमें 1 माइनस अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। और अगर 1 प्लस वैल्यू इधर में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब लैम्बडा की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? यस box सर। of x मतलब लैम्बडा की वैल्यू क्या है, लैम्बडा की वैल्यू आप 2 रखोगे तो भी चलेगा, 3 रखोगे तो भी चलेगा। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 3, लिख लो। पर तो आपने dy by dx की वो यूज ही क्यों की, उसका क्या यूज? dy by dx मैंने इसीलिए निकाल के दिखाया आपको कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है फंक्शन और राइट हैंड साइड जो फंक्शन है वो दोनों के दोनों फंक्शंस की स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। सर वो तो दिया हुआ ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिया उसके हुआ। लिए लैम्बडा निकालना है, लैम्बडा निकालना है, ठीक है। पर सर क्वेश्चन में दिया हुआ स्ट्रिक्टली। उसको आप देखो, मेरी एक चीज ध्यान समझो, आप डिफरेंशिएट नहीं करते तो भी चल जाता, लेकिन हमने डिफरेंशिएट करके इसीलिए आपको बताया कि किस तरीके से dy by dx दिखता है। भाई dy by dx देख लो, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, dy by dx यहाँ देख लो 1 से ज्यादा ही आएगा हमेशा। तो हमेशा जो dy by dx है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर इसको मैं इतना सॉल्व कर देता ना तो आगे क्वेश्चन आता सर क्या पता आगे जाके फंक्शन, क्योंकि ये dy by dx ये क्या बोल रहा है, ये fx जो है आपको बोल रहा है कि मेरा fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पे मोनोटोनस हो, वो बताओ आप। वो ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है fx हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब आप प्रूव कर पाओगे, जब आप ये बता पाओगे कि ये वाला जो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 वाला जो फंक्शन है उसकी स्लोप कभी घटेगी नहीं, ये हमेशा बढ़ने वाली स्लोप है। हेलो हेलो समझे? हेलो सर एक बार वापस बताओ। देखो इस क्वेश्चन में हमने पहले क्या कर दिया, डिफरेंशिएट करके लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव देखा 1 था, राइट हैंड साइड में जो डेरिवेटिव निकाला वो 1 से बड़ा है। 1 या 1 से बड़ा डेरिवेटिव ही रहेगा हर पॉइंट के लिए अगर x 1 से बड़ा है। अब हमने क्या बोल दिया कि डिफरेंशिएट तो हमने कर दिया, तो हमें ये पता चल गया कि आगे भी हमेशा 1 से बड़ा रहेगा और पीछे तो 1 ही था। इसका मतलब ये फंक्शन की स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही थी। अब जो क्रक्स है वो 1 पे चेक करना है। अब 1 पे हमें बोलना है कि 1 पे भी तुम भाई अगर मोनोटोनस हो गए, 1 पे भी अगर तुमने मोनोटोनिसिटी को सेटिस्फाई करवा दिया तो तुम पूरे इंटरवल में मोनोटोनस फंक्शन बन जाओगे। तो अब हम फिर 1 पे जा रहे हैं उसको चेक करने के लिए, इसीलिए हमने उसको अब f ऑफ a माइनस एच इज लेस देन f ऑफ a एंड f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a प्लस h की कंडीशन लगा दी। ठीक है सर? यस नितीश। सर अगर वो dy by dx अगर नेगेटिव आ जाता तो एक में अगर अगर नेगेटिव आ जाता तो हम क्या बोलते कि जो fx आपका जो फंक्शन है वो हमेशा मोनोटोनस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जहां पे वो नेगेटिव dy by dx होना शुरू हो जाएगा वहां फंक्शन फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो फिर सर मतलब लेमडा की वैल्यू सर क्या आती फिर? लैम्बडा की वैल्यू आप नहीं बता पाते ना, यू कुड नॉट से लैम्बडा का वैल्यू। हाँ सर। लैम्बडा का वैल्यू अगर 2 2 3 आपने ले भी लिया तो वो 1 पे मोनोटोनिसिटी बता देगा, लेकिन पूरे इंटरवल में मोनोटोनस नहीं रहेगा। हाँ सर। ठीक है चले आगे। ठीक है साहिल, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया?
हाँ तुम जो सर। बोल रहे हो वो स्टेप से सिर्फ हम 1 पे मोनोटोनिसिटी बोल सकते हैं, उसके आगे के लिए तो आपको बताना पड़ेगा कि उसका स्लोप हमेशा 1 से बड़ा ही होगा सर, ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ। अब ये थियोरी लिख लो आप, इस थियोरी को आप लिख ले। dy by dx वाली जो है पॉजिटिव फॉर इंक्रीजिंग, नेगेटिव फॉर डिक्रीजिंग। डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0 डेल्टा वाई। छोड़ दो ना, तुम मत समझो, सारा लिखो सर तुम। dy by dx पॉजिटिव लिख लो, dy by dx नेगेटिव लिख लो, इतना ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ये डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन का मतलब क्या है, मैं ध्यान से तुम समझो। डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो डेल्टा वाई पॉजिटिव है, मतलब बढ़ने वाले फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक्स बढ़ता है वैसे वाई भी बढ़ेगा ही, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, समझे। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का रेशियो पॉजिटिव होगा। अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का रेशियो पॉजिटिव मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव। क्यों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इन अपॉन रेट ऑफ चेंज इन एक्स। हेलो, ठीक है, ओके। तो ये सारा डेफिनेशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसके बाद ये कंक्लूजन हम दे सकते हैं, ओके। आप सिर्फ जो आपके काम की चीज है वो ये है। मृगा अभी भी पता नहीं चल रहा है क्या? सर ये इसका है। सर वो नीचे से कलर बार हटा दो ना। लो ये भी लिख लो। अब करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद इनइक्वालिटी का साइन देखना है आपको, कि जहाँ पे पॉजिटिव साइन है वो इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी है, जहाँ नेगेटिव साइन है वो डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी। चले, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा हम क्या चाह रहे हैं। इंशिया को सब समझ आ रहा है? इंशिया चलिए चलें आगे। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ। जैसे अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या हमने डिस्कस किया था, जब एफ को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा, एफ डैश एक्स दैट इज 3x स्क्वायर। सर वो थियरी लिखने के लिए जो उसके बाद आपने कुछ करवाया? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद ये पहली चीज हम लिख रहे हैं, एफ एक्स अगर एक्स क्यूब है तो उसकी मोनोटोनिसिटी पे आपको कमेंट करना है, तो एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो पता क्या चला कि एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दिस इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब हो क्या रहा है, एफ डैश एक्स कहीं 0 हो रहा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो एफ डैश एक्स इज बिकमिंग 0 एट अ पॉइंट। अच्छा, तो पॉइंट को नाम भी कुछ दिया गया, जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है और उससे पहले और उसके बाद में अगर एफ डैश एक्स का साइन नहीं बदलता है, जैसे हम देखें यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 है, इस पे एफ डैश एक्स 0 हो गया, लेकिन इससे पहले भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, इसके बाद भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिख लो, इनको बोला जाता है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है लेकिन वो बढ़ना या घटना नहीं छोड़ता है, ये सिर्फ कर्व की कॉन्केविटी चेंज करते हैं, पहले डाउनवर्ड कॉन्केव था फिर अपवर्ड हुआ। ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से समझेंगे, लेट्स मूव ऑन। लिख लिया सबने ये? चलिए
ये भी लिख लो, dy by dx is equals to 0 at some point is permissible, still the function is monotonically increasing. For a monotonic function, the points at which f dash x is equal to 0 are called as points of inflection. अगर एक monotonic function है और उसके लिए कहीं f dash x 0 हो रहा है तो वो points of inflection कहलाएंगे. और points of inflection क्या करते हैं? Change of concavity बताते हैं. Point of inflections indicate the change of concavity of the curve. सर तो हर एक वो x raised to 2n वाला फंक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही होगा ना? तो नहीं, x raised to 2n का डेरिवेटिव क्या होगा? x raised to 2n का एग्जांपल ले लो, चलो x की पावर 4 एग्जांपल, ठीक है ना? इसको अंडरस्टैंड करो. इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा? हाँ सर, 4x क्यूब होगा. अब dy by dx हमेशा पॉजिटिव थोड़ी है. x अगर नेगेटिव डालूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव डालूंगा तो पॉजिटिव देगा. तो सर वही होगा ना 2n + 1 ना x ना raised to ना 2n. ना ना, तो डिफरेंशियल की साइन बदल रही है ना, तो मोनोटोनिक थोड़ी ना है ये. मोनोटोनिक के अंदर अगर कहीं डिफरेंशियल 0 होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है. अगर डिफरेंशियल 0 हो रहा है और मोनोटोनिक नहीं है तो वो तो ये बता रहा है ना कि फंक्शन इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग हुआ. हाँ सर. ठीक है, तो मोनोटोनिक के अंदर 0 होने की परिभाषा क्या है? मोनोटोनिक में जब 0 होता है उसका मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक में जब 0 होता है उसका मतलब ये होता है कि फंक्शन यहाँ पे इन्फ्लेक्शन का पॉइंट दे रहा है, कॉन्केविटी बदल रही है उसकी. चलिए चलें आगे. सर हेलो. यस सर यस यस रुको. साहिल बेटा. सर वो मेरा नेट इश्यू छूट गया, आपने क्या करा है? एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है, वो क्या है कि अगर एक मोनोटोनिक फंक्शन है और वो कहीं पे अगर 0 हो रहा है उसका डिफरेंशियल, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देता है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब कॉन्केविटी चेंज, डाउनवर्ड कॉन्केव से अपवर्ड कॉन्केव. ठीक है सर. हाँ सर. चलिए लेट्स मूव ऑन. जल्दी जल्दी लिख लो इसको. साहिल तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे चले. हाँ सर, ले लिया सर. चलिए मूव ऑन. लेट्स टेक दिस पॉइंट नाउ. फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? अगर f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है अल्फा x ग्रेटर देन अल्फा, और अगर x लेस देन अल्फा के लिए भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहा होगा 1 के ऊपर भी. जैसे ये हमने 4 पॉइंट लिखे थे ना, ये उनके रिलेटेड में. किसके रिलेटेड है? ये वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपसे. क्या बताया था? 1 से पहले, मान लो पॉइंट 1 है तो 1 से पहले भी इंक्रीजिंग है, 1 के बाद में भी इंक्रीजिंग है. तो 1 पे फंक्शन भले देखें लिमिट एग्जिस्ट करे या ना करे, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन 1 पे फंक्शन क्या कहलाएगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहलाएगा. ठीक है ना? तो ये पॉइंट वही बता रहा है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग अल्फा के आगे, अल्फा से पहले, तो x इज इक्वल टू अल्फा पे. ये पॉइंट अल्फा आना चाहिए. दिस इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू अल्फा प्रोवाइडेड f ऑफ अल्फा इज डिफाइंड. अल्फा होना चाहिए. ठीक है ना? सिमिलरली ये चीज हम डिक्रीजिंग के लिए भी लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, हाउएवर f ऑफ 1 अगर डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, if f of 1 is not defined monotonically, not defined, monotonicity will not be indicated. मतलब अगर डेफिनेशन जिस पे हम निकालना चाहते हैं वो अगर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो मोनोटोनिसिटी वहां पे हम बात नहीं कर सकते. ठीक है. और ये चीज मैं आगे बता चुका हूँ आपको कि फंक्शन अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब अल्फा से पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो अल्फा जो पॉइंट है उस पर एक्सट्रीमम आएगा आपको. ठीक है ना? it will have an extremum at x equal to alpha. Is it clear? Probably एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास को कंक्लूड करते हैं. चलें? सर एक ही मिनट बस.
सर वो लास्ट वर्ड एक्सट्रीमम लिखा है। यस एक्सट्रीमम। हो गया सर। देखो अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर फंक्शन की एक्सट्रीमम है ए के ऊपर तो वो मोनोटोनिक नहीं होगा, ठीक है ना, दैट्स वेरी मच अंडरस्टूड। यस, अगर x इज इक्वल टू a के ऊपर, इफ अ फंक्शन इज हैविंग एक्सट्रीमम एट x इक्वल टू a, इट कैन नॉट बी मोनोटोनिक। भाई अगर एक्सट्रीमम है तो मोनोटोनिक कहाँ से हो गया? एक्सट्रीमम का मतलब पता चला ना आपको, अभी क्या मैंने बताया, उससे पहले फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, उससे पहले फंक्शन की वैल्यू कम है, और उसके बाद भी फंक्शन की वैल्यू कम है। आप चेक कर लो, आपने 7th पॉइंट लिखा है अल्फा पे, ठीक है ना, फंक्शन अल्फा के आगे आगे फंक्शन घट रहा है, अल्फा से पहले पहले फंक्शन बढ़ रहा है। तो जब ऐसा नेचर होता है तो अल्फा पे एक्सट्रीमम आता है। तो अगर एक्सट्रीमम आ गया एक बार, आपको पता चल गया कि एक्सट्रीमम है, तो वो मोनोटोनिक की बात नहीं होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और ये क्वेश्चन के बाद क्लास को कंक्लूड करेंगे। अगर एफ एक्स दिया हुआ है x माइनस साइन एक्स, और आपसे पूछा जाए अबाउट द मोनोटोनिसिटी, तो आप क्या बता सकते हैं? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x माइनस साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x माइनस साइन एक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कर लिया आपने, तो डिफरेंशिएट करने से क्या आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 माइनस कॉस एक्स 0 से 2 के बीच में होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। माइनस कॉस एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 होगी, और 1 माइनस कॉस एक्स मतलब 1 ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू 0 से 2 में होगी। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है वो चेक कर लो आप, 0 पे, कॉस एक्स की वैल्यू 1 पे, तो एक्स की हाँ वैल्यू क्या मतलब x जाएगी? इक्वल टू 0 पे। बिल्कुल, x इज इक्वल टू n पाई बोल देंगे, ठीक है ना। ये एक बार और देखो बेटा, हमने x माइनस साइन एक्स की मोनोटोनिसिटी के बारे में बात करी है, तो हम क्या करा, डिफरेंशिएट हमने करा। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने देख लिया कि फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है डिफरेंशियल, तो पता चला कि f डैश x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही होगी। कभी 0 हो रही है वो चेक कर लो, तो पता चला कि 0 पॉइंट्स पे हो रही है, तो आप बोल सकते हो यस इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है? यस इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इज इट क्लियर? ये मोनोटोनिकली बढ़ रहा है फंक्शन। क्यों? 0 कहाँ पे होता है? पॉइंट्स पे 0 होता है, ठीक है ना। किन पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, इंटरवल में 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। सर ये तो फिर मल्टीपल पॉइंट्स पे 0 हो जाएगा ना। हाँ, कोई बात नहीं, जितने पॉइंट्स पे 0 हुआ उतने पॉइंट्स पे उसकी कॉन्केविटी चेंज होगी। ये पॉइंट्स क्या अरे हाँ कहलाएंगे? सर, पॉइंट्स ऑफ कॉन्केटिव मतलब वही जो भी। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। पॉइंट्स ऑफ हाँ हाँ इन्फ्लेक्शन, इनका नाम ये दिया गया है, इनको नाम दिया गया। These हाँ points are सर। having a speciality. Here the concavity changes, but differential कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, सिर्फ बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना। फंक्शन हमेशा बढ़ ही रहा होगा। एफ हाँ डैश सर। एक्स की वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए, ध्यान रखो आप। एफ एक्स की वैल्यू बढ़ने के लिए एफ डैश एक्स सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ सर। ठीक है। तो चलिए आज हाँ की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सर। रेस्ट विल बी टेकिंग इट नेक्स्ट टाइम। लिखना बाकी है सर। सर हेलो सिर्फ डिफरेंशिएट कर लो, लेस अगर लिख लोगे। सर। यस बेटा। सर अभी सिर्फ नोट्स के क्वेश्चंस ही करें ना लोकल के। यस यस यस, अभी कुछ भी हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, एक ही क्वेश्चन किया था, ये वाला ही, ठीक है ना। हाँ सर। चलिए तो आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। Next time we'll be discussing it from here, classifying the following functions, okay, into monotonically increasing and decreasing. Till then, bye bye, take care, all the best for the exam.